आप लोग जो घरों में चाय पीते हो या फिर टपरी पर या फिर रेस्टोरेंट में जो चाय पीते हो वो कहाँ से आती है? जहाँ पर अभी मैं हूँ वहीं से। और अभी मैं उस सिटी में हूँ जहाँ पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नॉट रिचेबल आ रहे थे, तो वे लोग इस सिटी में अंडरग्राउंड हुए थे। और आप लोगों को भी पता है कि मैं किन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। आसाम भी पहले एक किंगडम हुआ करता था। एक किंगडम 600 साल तक चला। यहाँ पर सिर्फ इंडिया के नहीं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना इंटरनेशनल, वो यहाँ पर आके बिल्डिंग लगाती है। तो देखता हूँ कोई ट्रांसपोर्टेशन मिला तो ठीक, वरना फिर बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे और 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा। ए नदी की स्पेशलिटी ये है कि ये नदी इन 3 रीजन से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद ये आती है आसाम में, और फिर ये रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। यही है दोस्तों कामाख्या टेम्पल, बकराबली। लॉर्ड शिवा जब देवी कामाख्या इनके बॉडी लेके जा रहे थे, तब उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर गिर गए और तभी से ये मंदिर यहाँ पर फॉर्म हो गया। मेरे लिए तो सन एंड नेचर ये दोनों भगवान है। यदि ये 2 चीजें नहीं रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर कौन सा भी सजीव जिंदा रह पाएगा। टी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आने के बावजूद भी मैं क्यों कॉफी पी रहा हूँ? यदि मुझे दुनिया से यदि कोई चीज परमानेंटली गायब करनी हो ना, तो मैं जितने भी रेप्टाइल्स है ना वो सब मैं गायब करना चाहूंगा। लाइफ में पहली बार मैं ब्लैक पैंथर देख रहा हूँ। हेलो बॉस, इसको बोला जाता है फ्रीडम। जू में अब तक का बेस्ट सीन, बाप रे, राइनो एंड डियर टुगेदर। वहां पर मैंने जिराफ के साथ और ऑस्ट्रिच के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो एक्सपीरियंस भाई लाइफ टाइम मेमोरीज बन गई मेरे लिए। ये है आसाम की लोकल फिश थाली। 1826 में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ यान्दाबो। 1947 में ही आसाम इंडिया का ऑफिशियली स्टेट बन गया था। अकेला आसाम इंडिया की टोटल टी प्रोडक्शन का 50-55% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ सकते हो कि आसाम कितना बड़ा टी प्रोड्यूसर है इन इंडिया। तो या इनके एम्प्लॉय से पूछते हैं कि जो नॉर्मल टी है वो वाली चाय और आसाम में जो ओरिजिन बनती है उसमें क्या फ़र्क होता है, हम इनसे जानते हैं। चाय पीने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट अच्छा था वो अलग बात है, लेकिन 300 रुपये चाय के लिए। बस भाई लोग, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना लाइफ में बहुत पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि हर चीज़ें आपको ना सस्ती लगने लगे। और यदि आप लोग चाय पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो तो ये भाई 1 लाइक तो बनता है। चीयर्स गाइस। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। और अभी मैं हूँ टी कैपिटल ऑफ इंडिया आसाम स्टेट में। आपको बता दूं कि अकेला आसाम इंडिया की टोटल टी प्रोडक्शन का 50-55% कंट्रीब्यूट करता है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। हम इंडियंस एवरी सेकेंड हो या फिर एवरी मिनट हो, जो हम टी कंज्यूम करते हैं ना, वो होती है आसाम टी। तो आप समझ सकते हो कि आसाम कितना बड़ा टी प्रोड्यूसर है इन इंडिया। जब से मैंने आसाम में एंट्री किया ना, तो एवरी मिली सेकेंड मैंने सिर्फ हॉन्किंग ही ज़्यादा सुनाई है। और बिना बात के यहाँ पर सिर्फ हॉन्किंग ही बजाते हैं। इरिटेटिंग होता है। 15-16 घंटे हो गए मुझे ढंग का कुछ खाए हुए। तो मैं सोच रहा था कि घूमने से पहले कुछ खा लूँ, फिर मैं एक्सप्लोर करूँ। देखते हैं यहाँ की लोकल डिश क्या है। जिस प्लेसेस में घूमने जाऊंगा ना, मैं लोकल डिश ही ट्राई करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा आसाम एक्सप्लोर करके कल दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने चला जाऊँ। दोस्तों वेलकम टू कामाख्या टेम्पल। और ये आसाम का सबसे बड़ा टेम्पल है। और टेम्पल में जाते जाते मैंने कॉफ़ी ले ली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल से उतना कुछ खाया ही नहीं है, तो थोड़ा कमज़ोरी फील हो रहा था। और कॉफ़ी मिलते ही, और आपको बता दूं कि आसाम सबसे बड़ा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। और मैं यहाँ पर आके पी रहा हूँ कॉफ़ी। मैं ऑलरेडी टेम्पल के मेन एंट्रेंस के अंदर घुस चुका हूँ, लेकिन अभी भी माँ कामाख्या टेम्पल के लिए जाने के लिए मुझे अभी भी 2.5 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी। यदि आपको वॉक नहीं करनी है तो वहाँ से गाड़ियाँ भी अवेलेबल होती है। आपको बता दूं कि पूरा आसाम स्टेट हिल टॉप पर नहीं आता है। उसके चलते गुवाहाटी, अभी मैं गुवाहाटी सिटी में हूँ और अभी का टेम्परेचर चल रहा है 26 डिग्री। और उसके चलते हाइक करते वक्त मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आपको यदि कामाख्या टेम्पल जाना है तो आपको ऑप्शंस मतलब ट्रांसपोर्ट
ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यदि जिसको वॉक करना है यानी कि हाइक करना है वो करे, जिसको नहीं करना है फिर वो ट्रांसपोर्टेशन लेके भी आ सकते हैं। दोस्तों बेटर होता कि मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन लेके आता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शावर लेके ही निकला था रूम से, लेकिन फिर से अभी मुझे मेरा पूरा का पूरा पसीना निकल चुका है। आप ये गलती मत करना, ट्रांसपोर्टेशन लेके ही आइए। मैं तो वॉक कर सकता हूँ, लेकिन जो पसीना निकलता है ना वो फिर मुझे पसंद नहीं है बिना मतलब का। जब वर्कआउट करता हूँ तो तब पसीना आता है तो ठीक है, ऐसे जब घूमने के टाइम में जब पसीना आता है ना, यही है दोस्तों कामाख्या टेम्पल। और अंदर तो ना फोटो ना वीडियो अलाउड है। जाके देखता हूँ फिर आपको सब चीज़ें बताता हूँ क्या है कैसा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी। अभी किसके लिए मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, पूछना पड़ेगा किसी को। तो भाई ये किसके लिए अंदर आए, ये किसके लिए वो छोड़ दिया जाता है? बकरा बली। देवी के दर्शन के लिए इतनी बड़ी लाइन है कि मैं तो अंदर जाने का सोच ही नहीं पाऊंगा। देखता हूँ दूसरा कुछ ऑप्शन होता है क्या। मंदिर के अंदर ही बकरों की बलि दी जाती है। और ये रहा कामाख्या टेम्पल, लेकिन अंदर दर्शन करना है प्रॉपरली तो फिर आपको यहाँ से लाइन लगानी पड़ेगी। आपको तो पता है कितना टाइम चला जाएगा और फिर मैं पूरा आसाम घूम नहीं पाऊंगा। इसके चलते जाते थोड़ा और घूमते फिर आपसे बातें शेयर करता हूँ। इन गरीब बकरों को भी पता नहीं होगा कि इनकी बलि कब चढ़ाई जा सकती है। ये देखो दोस्तों, निकल चुका हूं मैं कामाख्या टेम्पल के बाहर। एक्चुअली मेरे सामने ना मंकीज है और मेरे हाथ में ना बर्फी है। तो आपको पता है कि मंकीज क्या करते हैं। गया, चला गया। अभी ठीक से थोड़ा बात करते। जो कामाख्या टेम्पल है ना वो देवी कामाख्या के नाम से दिया गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि लॉर्ड शिवा जब देवी कामाख्या इनके बॉडी लेके जा रहे थे तब उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर गिर गए और तभी से ये मंदिर यहाँ पर फॉर्म हो गया। और यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको दर्शन लेना है तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी पता है जो फेमस टेम्पल होते वहाँ पर बड़ी लाइन तो होती है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई वो वाली सिस्टम नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वीआईपी वाली सिस्टम। यदि आपको सच में वो लेना है तो लाइन में खड़े हो जाइए। और उस मंदिर के अंदर बकरी की बलि भी दी जाती है। और आपको बता दूं कि इस मंदिर में आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए इतनी दूर से, खास करके रेस्ट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। देखो हर एक छोटा मंदिर भी पवित्र होता है। तो यदि आप ये सोच के आ रहे कि अरे ये तो स्पेशल टेम्पल है इसके लिए वो करे, नहीं, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक छोटा मंदिर भी पवित्र होता है। इस मंदिर के लिए मैं इतना हाइक करके आया, 1.5 घंटा मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे ड्यू टू द ट्रैफिक्स। और अनफॉर्चुनेटली मैं लाइन में खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं लाइन में खड़ा होता तो मुझे और 1 घंटा चला जाता। तो और बाकी के प्लेसेस भी विजिट करने, और वैसे देखा जाए तो मंदिरों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। मेरा तो एक ही बिलीव है, लोग और नेचर अपने लिए भगवान है। और मैंने साथ में वहाँ से कामाख्या टेम्पल के यहाँ से मैंने एक बर्फी ली हुई है। सच बताऊँ तो कुछ खास नहीं है और उसके लिए मैंने पे किया 80 रुपये। स्टार्टिंग में तो 100 रुपीज़ बोलते हैं लेकिन देते नहीं है, लेकिन बार्गेन करने पर बराबर आ जाते हैं। बट फिर भी उतना कुछ खास टेस्ट लगा नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं भगवान के इधर चला गया तो इसलिए मैंने ले लिया, नहीं। स्वीट्स सबको खाने का मन होता है, इसलिए मुझे भी मन हो गया और मैंने ले लिया। चलो अभी जाते और यहाँ का जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो देखते, और कुछ प्लेसेस है वो फटाफट घूम लेते, क्योंकि यहाँ पर है ना ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अंधेरा जल्दी हो जाता है। कुछ कुछ भगवान के ऐसे टेम्पल होते हैं कि वहाँ पर बकरों की बलि दी जाना या फिर नॉनवेज खाकर मंदिर में प्रवेश करना वो सब लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ भगवान के टेम्पल ऐसे होते कि वहाँ पर एनिमल्स की बलि दी भी जाती है। अभी जो भी है लोगों के अलग अलग विचार है, उसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ। कुछ बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। मेरे लिए तो सन एंड नेचर ये दोनों भगवान है। यदि ये दो चीज़ें नहीं रहेंगे तो फिर
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर कौन सा भी सजीव जिंदा रह पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की एथनिक ग्रुप्स के बारे में। देखो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है वो है आसामीज कम्युनिटी। उसके चलते आसाम की प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो है आसामीज, और वे तो मोस्टली हिंदू होते। और इनका जो लाइफस्टाइल जो होता है वो या तो फार्मिंग या तो फिर टी गार्डन वर्क। फिर सेकंड कम्युनिटी जो है वो है बोडो कम्युनिटी की, आसाम की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। और ये आई थिंक टिबेटो बर्मन ओरिजिन है, उनकी लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज। और एक कम्युनिटी मोस्टली वेस्टर्न आसाम साइड में ही रहती है। तीसरी कम्युनिटी है मिसिंग कम्युनिटी। इनको रिवर ट्राइब भी बोला जाता है क्योंकि एक कम्युनिटी ब्रह्मपुत्र रिवर के नियर बाय रहते हैं, इसलिए रिवर के नियर बाय रहने के चलते इनकी लाइफस्टाइल जो है वो है फिशिंग एंड फार्मिंग। और यहाँ की चौथी कम्युनिटी है कार्बी कम्युनिटी। ये तो हिल ट्राइब कम्युनिटी है क्योंकि वो हिल में रहते हैं इसलिए। और पांचवी कम्युनिटी जो है वो है टी ट्राइब कम्युनिटी। ब्रिटिशों ने जब टी प्लांटेशन शुरू किया था तब उन्होंने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार से वर्कर्स लाए थे। इसी के चलते आज वो लोगों को या तो टी ट्राइब्स बोला जाता है या फिर टी गार्डन कम्युनिटी भी बोला जाता है। और यहाँ की लास्ट जो कम्युनिटी है वो है बंगाली कम्युनिटी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना है बाय रोड तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है सिलीगुड़ी रूट से। सिलीगुड़ी को बोला जाता है मेन कॉरिडोर क्योंकि वही रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। और सिलीगुड़ी जो लोकेटेड है वो है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से बहुत सालों से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माइग्रेशन के चलते यहाँ पर बंगाली कम्युनिटी भी दिखाई देती है। अब वक्त आ चुका है कामाख्या टेम्पल से बाहर जाने का, और यहाँ से गूगल करना पड़ेगा कि यहाँ पर और घूमने के लिए क्या क्या प्लेसेस है। फिर जाते एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ। आसाम में बहुत ट्रैफिक होती है यार, और खास करके गुवाहाटी में। यहाँ पर सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मुंबई की तरह। 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पर लग रहे हैं आधा घंटा। आप लोगों को दिखने के लिए नॉर्मल ट्रैफिक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर जाने के लिए भी आधा घंटा लग रहा है। सेम मुंबई की तरह सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और इसका कारण ये है कि जो बाइक है ना वो लेन फॉलो नहीं करती है उसके लिए। एनीवेज अभी क्या कर सकते हैं। ये मार्केट जो आप देख रहे हो ना, ये है फैंसी बाजार या फिर फैंसी मार्केट। और ये हर सिटी में कॉमन मार्केट जैसी ही है, नथिंग डिफरेंट। बैग्स की प्राइस देखते हैं कितना डिफरेंस आता है अपने सिटी में से और फिर आसाम के मार्केट से। अंकल भाई कितना कीमत रहेगा इसका? इसका 1200 1200 रुपया। या और बड़ी इसका? इसका आपको आएगा 1500। ओके, ये टूटेगा नहीं ना? कुछ नहीं, फ्लेक्सिबल है। ओके, फ्लेक्सिबल है। हाँ। यहाँ पर डीमार्ट है क्या गुवाहाटी में? डिमांड? हाँ डीमार्ट। डिमांड? हाँ डीमार्ट नहीं है गुवाहाटी में भी? ओके ओके। और वो बैकपैक कितने का है बड़ा वाला ग्रीन? 2400। कितना लीटर का है वो आपको 90 लीटर। 90 लीटर का है क्या? ओके। वैसे देखा जाए तो उतना भी एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है। आप लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ से कुछ खरीद लूं? ठीक है, क्या लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स देख रहे हो ना, ये सब 250 में मिल रहा है। आई थिंक अपने एरिया में भी उतने का ही मिलता रहेगा, आई डोंट नो। यहाँ पर प्राइसेस तो कम तो है लेकिन क्वालिटी भी वैसे ही आपको मिलेगी। याद रखना फैंसी बाजार। यहाँ पर एक आइटम ट्राई कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स चाट। मिक्स चाट, ओके। फैंसी बाजार में सिर्फ कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, जितना भी बाजार में आइटम होने चाहिए ना वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ढेर सारे मार्केट से कॉमन मार्केट जैसी ही। भाई लोग यहाँ पर प्राइसेस देखो,
लेने वाला था कुछ तो, लेकिन दोस्तों आ चुका हूँ मैं वापस रूम पर। और आज मैं ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाया, मैं सिर्फ चला गया था कामाख्या टेम्पल और फैंसी बाज़ार। एक्चुअली मैं वहाँ पर जाने के लिए मुझे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा लेट आ गया था। फिर शॉवर ले लिया, फिर मैं वहाँ यहाँ से टेम्पल के लिए चला गया तो मुझे ट्रैफिक मिली। तो यहाँ से यानी कि मेरे हॉस्टल से कामाख्या टेम्पल डिस्टेंस है आई थिंक 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। उसके लिए मुझे लगे 1.5 घंटे। इतनी ट्रैफिक आपने तो ऑलरेडी फुटेज देखी हुई है, नहीं देखी है तो फिर भी मैं वो फुटेज डाल रहा हूँ, वो देख लेना। देन उसके बाद मैं चला गया फैंसी बाज़ार के लिए। मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि यदि आप आसाम आ रहे हो, स्पेशली गुवाहाटी सिटी, तो फैंसी बाज़ार मार्केट डेफिनेटली विजिट करना। क्योंकि जब मैं सिक्किम में था ना, तो वहाँ पर करने के लिए कुछ था ही नहीं। खाने पीने के तो बहुत वांदे होते हैं, वहाँ पर सिर्फ मिल रहे थे मोमोज और थुक्पा। उसके अलावा डिशेस होती है लेकिन क्वांटिटी कम और पैसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट है, मुझे तो मज़ा आया। उतना भी नहीं क्योंकि ये सब सिमिलरली आपने मुंबई दिल्ली जैसी ही मार्केट होती है। एनीवेज अभी रात के 8:45 बज चुके हैं और यहाँ पर है ना बाहर हल्की फुल्की बारिश और तेज़ हवा शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी दुकानें जल्दी बंद हो सकती है। तो जाते हैं फटाफट और बाहर जाके खाना का जुगाड़ कर लेते हैं। क्योंकि कल से लेके अभी तक मैंने सिर्फ वो चाट, मिक्स चाट खाया हुआ है। उतना तो ठीक है, मतलब अभी क्या कर सकते, था ठीक ठाक ही था। अभी जाते हैं बाहर और खाते हैं यहाँ की लोकल डिश। यदि मिली तो, मिलनी भी चाहिए भाई, आसाम आए हो और वो डिश ना मिले तो जाते हैं कल का कल देखेंगे क्या करना है। फिलहाल तो अभी निकलते बाहर, दुकान यानी कि शॉप्स बंद होने के पहले। तो चलो। और एक बात दोस्तों, रूम पर आने के बाद मैंने फटाफट शॉवर ले लिया, फिर मैं आपसे बातें शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे पता है कि टाइम फटाफट निकलते जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो चलो पहले जाते हैं फटाफट। मैं अभी तो आपको बोला 8:45, अभी तो फिलहाल तक 9 बज चुके हैं। चलो निकलते। मैं रूम से निकल ही रहा था कि मेरा जो ओनर है ना, फिर हम लोग की बातें शुरू हो गई। और फिर टी के बारे में, आसाम आए हो तो आसाम फेमस उसी के लिए तो है। फिर बातें चलती रह गई। फिर मैंने कल का प्लान बनाया। अभी कल मैं चेकआउट करूंगा या नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कल ऐसे जगह पे जाने वाला हूँ, आप भी देख के वो हैरान हो जाओगे। होपफुली वो देखने को मुझे भी मिल जाएगा। दोस्तों ये है आसाम की लोकल फिश थाली। इन्होंने चपाती या रोटी साथ में नहीं दी है, इसलिए मैंने एक सेपरेट रोटी ऑर्डर किया हुआ है। चलो जो भी है खाते, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं कुछ ढंग का खा रहा हूँ। रोटी आने के बाद फिर रिव्यू देना स्टार्ट कर देता हूँ। ये आ गई अपनी रोटी और ये रात साथ में उन्होंने पापड़ भी दिया हुआ है। खा ले तो हो भाई पहले। और ये है लेमन, इतना बड़ा साइज का लेमन दिया हुआ है। इसको यूज कैसे करूँ भाई? ये छोड़ो, मेरे से तो हो भी नहीं पा रहा है। टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे लगती है ये आसामी डिश। अभी मैं कंफ्यूज हो रहा है कि सबसे पहले कौन सा आइटम ट्राई करूँ। पहले तो फिश ही ट्राई करते हैं, क्योंकि फिश मंगाया हुआ है ना, इसलिए। वन मोर बाइट। come on यार। ठीक है, जो मुंबई में मिलता है वो थोड़ा बेटर टेस्ट होता है, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग टेस्ट वाइज ही मिलता है। तो इसको करते फिनिश, मिलता वो खाने के बाद आपको। हाँ कल आऊंगा ना मैं, मजा आ गया। वैसे फिश थाली तो ठीक ठाक ही थी, बट बात तो वही है, हर स्टेट में अपना अलग अलग टेस्ट होता रहेगा। जो मैं चीज़ मुंबई में खाता हूँ वो सेम टेस्ट और सेम जो डिशेस मिलनी चाहिए वैसे तो नहीं मिलेगी। बट मैं क्यों रेस्टोरेंट में इतना धीरे धीरे बोल रहा था, क्योंकि इसका कारण है कि पब्लिक में अभी भी मुझे वीडियो बनाना मेरे अंदर तो डेयरिंग नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। बट जैसे ही मैं कुछ बनाने चला गया था ना, वहाँ पर आ गई एक फैमिली, तो उसके चलते भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। उस फिश थाली के लिए मैंने पे किया 140 रुपीज़। बट
उसमें एक चीज़ की कमी थी कि उसमें चपाती या रोटी होनी चाहिए थी। हालांकि मैंने सेपरेट ऑर्डर कर रही थी, वो बात अलग है। बट थाली का मतलब तो वही होता है ना कि पूर्ण कंप्लीट खाना। वैसे आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला था डक थाली या फिर पिजन थाली। पिजन थाली में तो ट्राई नहीं करने वाला था, लेकिन मैं डक थाली ट्राई करने वाला था। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तू क्या खा रहा है। देखो हर स्टेट में अलग अलग, ये तो कुछ नहीं है। नॉर्थ स्टेट में ऐसे कुछ स्टेट्स है, मुझे लगता है कि वैसा तो एक ही स्टेट्स है, वहां पर ऐसी चीजें खाती है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। आपने सुना होगा आज तक वो न्यूज में, वो सही है। और वो कौन सा स्टेट है ये आपको आने वाले नॉर्थ ईस्ट के वीडियोस में पता चल ही जाएगा, तो मेरे वीडियोस मिस मत करना। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ गुवाहाटी सिटी में, द कैपिटल सिटी ऑफ असम। और गुवाहाटी को द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यदि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी भी प्लेस पर जाना हो तो आपको गुवाहाटी होकर ही जाना पड़ता है। मैं एक्चुअली आया हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रिप पर, तो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए आपको कहाँ से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मेरी नॉर्थ ईस्ट की सीरीज मिस मत करना। और अभी मैं उस सिटी में हूँ जहाँ पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नॉट रिचेबल आ रहे थे, तो वे लोग इस सिटी में अंडरग्राउंड हुए थे। और आप लोगों को भी पता है कि मैं किन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। आज मेरा गुवाहाटी में दूसरा दिन है और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ना मोस्टली शॉप्स क्लोज ही है। ये देखो, मैंने एक बात नोटिस की है कि नॉर्थ ईस्ट में सनराइज बहुत जल्दी होता है और सनसेट बहुत अर्ली हो ही जाता है। बट पता नहीं 8 बजने के बाद भी यहाँ पर शॉप्स क्यों बंद है। आसाम आया हो तो आसाम की बेस्ट चाय ट्राई करना तो बनता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हर गलियों में, सिर्फ आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर गलियों में हर टपरियों पर चाय मिलती है। लेकिन मैं आसाम आया हूँ तो यहाँ की स्पेशल चाय मैं ट्राई करूंगा, नॉर्मल चाय नहीं। एक जू सेंटर आया हूँ, देखते क्या क्या देखने को मिलता है अंदर। तो चलिए जाते हैं अंदर और देखते हैं। यदि जू के अंदर जाना है तो फिर आपको 33 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और यदि आप फॉरेनर है तो फिर उसके लिए पे करने पड़ेंगे 110। लेकिन ये जो 33 रुपीज़ पे किया ना इन्होंने 30 लिया है और ना ही 35। पता नहीं 33 ऐसा क्यों, मतलब ये चार्जेस लिए है। मैं तो कैमरा से शूट करता हूँ ना, तो इन्होंने मेरा गलती से कैमरा देख लिया और उसके लिए मुझे पे करना पड़ा 21 रुपये। हालांकि मेरी ही गलती है, मुझे पॉकेट में नहीं तो बैग में छुपाना चाहिए था। एनीवेज उन्होंने मेरा बैग भी रखवा दिया है, उसके लिए मुझे अलग चार्जेस देने पड़ते, लेकिन हालांकि वो मुझे बाद में रिफंड मिलने ही वाला था। चलो किधर ना किधर तो गलतियाँ हो रही है। तो यदि आप इस जू में आ रहे हो, स्टेट जू में गुवाहाटी, तो यदि आप कोई कैमरा लाते हो, छोटे की बात करो, बड़ा हो तो फिर थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, तो उसको थोड़ा छुपाना और एंट्री इजीली मिल जाएगी। हालांकि वे लोग आपका पॉकेट वगैरह तो चेक तो करते हैं, लेकिन उतना वो नहीं। इन्होंने मेरा बैग लॉकर में इसलिए रखवाया क्योंकि मैं साथ में कैरी कर रहा था वाटर बॉटल, तो इसके चलते उन्होंने बोला कि आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो जाते वो रिफंड तो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर है ना अंदर कैफेज भी है ना, तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा पैसा कमाए, इसलिए मैं मेरा पूरा बैग ही रखे आया हूँ। एनीवेज चलो, अभी कौन से तो एक प्लेस पर आया हूँ, लिखा हुआ तो है रेप्टाइल्स। अरे बाप रे, ये अजगर ही है ना। उनका खाने का जुगाड़ देखो भाई साहब। यदि मुझे दुनिया से यदि कोई चीज परमानेंटली गायब करनी हो ना, तो मैं जितने भी रेप्टाइल्स है ना वो सब मैं गायब करना चाहूंगा। आई हेट रेप्टाइल्स। ये देखो भाई साहब, मैं इनको सच में देखना चाहता था कि ये लोग इनको खाते कैसे हैं। बाप रे, ये तो कोबरा है, जहरीला कोबरा है वैसे। अरे बर्मिस पाइथन, आपको बता दूं कि ये म्यांमार का पाइथन है। म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था। और यहाँ पर है ग्रीन स्नेक, और ये मोस्टली
रात के समय ही एक्टिव हो जाते हैं। अभी तो मैं बहुत देखने के लिए ट्राई कर रहा था कि किधर दिख तो जाए, लेकिन दिख नहीं पा रहा है ना, और सब तरफ ग्रीनरी भी है और वो दिखता भी ग्रीन ही है। आप स्क्रीन को पॉज करके भी ये सब पढ़ सकते हो। ये मुर्गी इसका फ्रेंड वगैरह है क्या? भाई अटैक क्यों नहीं कर रहा है? शायद फुल भी हो सकता है, लेकिन देखने में बहुत डेंजरस है। और मैं उसी सीन के लिए देख रहा हूँ कि ये कैसे अटैक करेगा और कैसे खाएगा करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो वैसा सीन मुझे क्रिएट करके देगा। बाप रे। और ये मुर्गी डर भी नहीं रही है इससे। उसको भी पता है भाई अपने अच्छे दिन आ गए। भाई इन मुर्गियों के अंदर इतना डेयरिंग है, डर भी नहीं रही है। दोस्तों यहाँ पर है ब्लैक पैंथर। यहाँ पर एक, वहां पर एक, और वहां पर एक। अनफॉर्चुनेटली मैं इस कैमरा से जूम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लाइफ में पहली बार मैं ब्लैक पैंथर देख रहा हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे नजदीक ही है, लेकिन मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ ना, वही तो इशू क्रिएट हो रहा है। हे ब्लैक पैंथर, पीछे मुड़ के तो देख। हेलो बॉस। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक पैंथर, लेकिन अंदर देखो कौन है। टाइगर जिंदा है। दोस्तों सीरियसली माफ करना, क्योंकि इस कैमरा से मैं तो जूम कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे कोई तो अच्छा वाला फोन की जरूरत रहेगी। लेट्स सी, चलो दूसरे एनिमल्स देखते। वैसे तो ये एनिमल्स को सेव करना तो ठीक है, लेकिन ये रेप्टाइल्स को क्यों सेव करते हैं यार? आई हेट रेप्टाइल्स। इसके अंदर दो और टाइगर्स है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, उसके अंदर है। मुझे पता है कि मेरा कैमरा जूम नहीं कर पाएगा, बट लेट्स सी एडिटिंग में होता है क्या, वो भी नहीं। यहाँ पर यदि कोई घूमता ना तो बेस्ट था। मैंने सबसे बेस्ट जू जू जो देखा है ना, वो देखा है बैंगलोर में। तो यदि आप बैंगलोर जाते हो तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप जू एक बार विजिट करें। वो कैसा है, वो लोग फ्रीली घूमते हैं ना, ये तो छोटी जगह है, वहां पर थोड़ी बड़ी जगह है तो वो लोग फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन यदि आप गुवाहाटी आ रहे हो तो जरूर ये स्टेट जू विजिट करना। इसको बोला जाता है फ्रीडम। मतलब किसी चीज में कैप्चर नहीं करके रखना है। ये चीज मुझे अच्छी लगी डियर के मामले में। शायद ये डियर ना हो, दूसरा कोई उसका नाम हो, बट दिखने में तो डियर जैसा ही है। कितना फ्रीली घूम रहा है देखो ना। यदि मुझे कोई एनिमल पेट रखने का कोई वो मिल जाए ना, तो मैं डॉग तो रखूंगा ही साथ में डियर को भी रखना प्रेफर करूंगा। ये रहे भालू। साला दिखने में कितना डेंजरस लग रहा है। और ये लोग अटैक भी करते हैं। तो कभी यदि आपको जंगल में दिखाई देना था भाई, भाग जाना। वहां पर उनके सामने खड़े मत रहना फोटो लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ये भाई सीधा अटैक कर ही देते हैं। क्या बोलते हो, डाल दो हाथ, बन जाओ स्पाइडरमैन। हरिण हरिण। हाँ। जू में अब तक का बेस्ट सीन, बाप रे। राइनो एंड डियर टुगेदर। हाँ। यदि मुझे कोई चीज एज अ पेट रखना हो ना, तो डॉग के साथ साथ मैं इन लोगों को यानी कि डियर को मैं एज अ पेट रखूंगा। कितने मस्त दिखते हैं यार। ऑस्ट्रिच को टू लेग्स वाला फास्टेस्ट एनिमल भी बोला जाता है। और मैंने इसको केन्या में इसके बगल में होके सब लाइव देखा था। यदि आपने मेरे केन्या की सीरीज नहीं देखी है तो फिर वो जाके देखो। हो सकता है कि मैं ऊपर भी वो लिंक डाल दूँ, जाके देखना मेरी वो केन्या की वीडियो। वहाँ पर मैंने जिराफ के साथ और ऑस्ट्रिच के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो एक्सपीरियंस भाई लाइफ टाइम मेमोरीज बन गई मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि ये देखो, सेफ्टी।
जू में ऐसे कई सारे एनिमल्स है, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली शूट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ जो फोटोज लिए आप इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो। तो अभी जू छोड़ने से पहले आसाम की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते। देखो, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सिक्किम के बारे में बात किया था कि सिक्किम पहले किंगडम हुआ करता था। जब इंडिया को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, तभी भी सिक्किम इंडिया का पार्ट था ही नहीं। 1975 में जब रेफरेंडम हुआ, यानी कि पब्लिक वोटिंग, तब ऑफिशियली सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। अब बात करते हैं आसाम की हिस्ट्री के बारे में। देखो, आसाम भी पहले एक किंगडम हुआ करता था और उस किंगडम को बोला जाता था अहोम किंगडम, और एक किंगडम 600 साल तक चला और वहाँ के लोग अपने राजा के साथ खुद रूल किया करते थे। मतलब कि आसाम एक इंडिपेंडेंट रीजन जैसा ही था। 1800 के आसपास बर्मा ने आसाम के ऊपर अटैक कर दिया था। बर्मा को आज के दिन में बोला जाता है म्यांमार। तो 1800 के आसपास म्यांमार ने आसाम के ऊपर अटैक कर दिया था और अटैक के चलते आसाम में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई थी और उसके चलते किंगडम कमजोर पड़ गया। फिर आ गए ब्रिटिश। 1826 में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ यान्दाबो, और उस एग्रीमेंट के बाद बर्मा ने यानी कि म्यांमार ने आसाम छोड़ दिया और ब्रिटिशों ने आसाम को कंट्रोल में ले लिया। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला, तब ऑलरेडी आसाम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था ही। तो आसाम को सिक्किम जैसा रेफरेंडम करने की जरूरत नहीं गिरी। रेफरेंडम यानी कि पब्लिक वोटिंग, तो ऑलरेडी आसाम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होने के चलते 1947 में ही आसाम इंडिया का ऑफिशियली स्टेट बन गया था। ये रहा जू, और मुझे लगता है कि जू और एक्सपांड होने वाला है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि और एनिमल्स देखने को मिल जाए इस जू में, लेकिन मुझे लगता है कि और इसके लिए 5 या 10 साल भी लग सकते। 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, 1826 में जब एग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ यान्दाबो, तब ब्रिटिशों ने आसाम को तो कंट्रोल में तो ले ही लिया था। देन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी कंट्रोल में ले लिया था। तब मोस्टली जो रीजन थे वो आसाम में ही थे। फिर धीरे धीरे करके वे अलग अलग स्टेट्स बन गई, जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। और सिक्किम को बोला जाता है ब्रदर। सिक्किम को 1 ब्रदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था लेटर, इसलिए। एक शॉप आया हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, और मैं क्यों टी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आने के बावजूद भी मैं क्यों कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये आपको पीने के बाद बताऊंगा। यहाँ पर खाना भी मिलता है, तो इसके प्राइसेस देख लो। तो टी कैपिटल सिटी में भी आने के बाद मैं कॉफ़ी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि कुछ डिफरेंट होता ही नहीं है। और सपोज यदि मैं साउथ इंडिया जाता हूँ, ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, तो वहाँ पर मिलती है फ़िल्टर कॉफ़ी। जो हम इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं ना, उससे तो कई गुना मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो यदि मैं साउथ इंडिया जाता हूँ तो मैं प्रेफर ही करता हूँ फ़िल्टर कॉफ़ी, और उसमें भी बहुत वैरायटीज़ आती है और पीने में बहुत मज़ा आता है। और यही कारण है कि मैं जिधर भी जाता हूँ ना, तो कॉफ़ी ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि चाय में मुझे उतना मज़ा आता नहीं है। लेकिन फिर भी किसी से पूछना पड़ेगा कि डिफरेंट चाय यहाँ पर मिलती है क्या, तब मैं ट्राई करूँगा। यहीं पर होता है आसाम का टी ऑक्शन। और आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं इतने दूर से यही देखने के लिए आया था कि यहाँ पर ऑक्शन होता कैसे है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी सीज़न वाइज होता है। अभी ऑफ सीज़न के चलते यहाँ पर ऑक्शन होता नहीं है, तो इतना दूर आने का मेरा मतलब हुआ नहीं है। और आपको बता दूं कि आसाम पूरी दुनिया में चाय के लिए फेमस है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया के नहीं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना इंटरनेशनल, वो यहाँ पर आके बिडिंग लगाती है। और आप जो नॉर्मली घरों में चाय पीते हो ना, वो बेसिक टी होती है जो आती है आसाम से ही। लेकिन जो फॉरेन कंपनी जो आती है यहाँ पर बिडिंग लगाने के लिए, वो जो टी होती है वो बहुत रेयर एंड एक्सपेंसिव वाली होती है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कौन सी टी इनके इधर मिलती है भी या नहीं। अभी इतना दूर आए हो तो कुछ ना कुछ तो। टी ऑक्शन सेंटर के यहाँ पर ही एक रिटेल शॉप भी है। तो यहाँ के जो मैनेजर है, आप मैनेजर ही हो या नहीं, मैं इसका वर्कर ही हो? तो ठीक है, अभी ओके एम्प्लॉई हो।
तो या इनके एम्प्लॉय से पूछते हैं कि जो नॉर्मल टी है, जैसे अपने नॉर्मल स्टेट में जो मिलती है 10 रुपये की चाय, वो वाली चाय और आसाम में जो ओरिजिन बनती है उसमें क्या फ़र्क होता है, हम इनसे जानते हैं। बताइए ना थोड़ा। हाँ सर, क्या होते हैं मतलब वर्ल्ड का तो मोस्ट मतलब प्रोबेबली जो टी प्रोड्यूस होते हैं वो हाँ, आसाम में ही होता आसाम, है। राइट। लेकिन क्या होते हैं सर, फैक्ट्री जो टाटा टी वगैरह होते हैं वो आसाम से ही ले लेते हैं। आसाम से लेके लेकिन जाते क्या हैं। होते हैं वो मतलब गार्डन से ले जाके उसको अपनी फैक्ट्री में ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करते बहुत सारा मिक्सर्स करते हैं, मिक्सिंग इसलिए करते मतलब आपको प्योर टी नहीं मिलता। हैं। ओके लेकिन ये वाला जो हमारे यहाँ पर टी है वो डायरेक्ट आपको गार्डन से आया है, ओके, इसीलिए आपको ये प्योर मिलेगा। प्योर मिलेगा, और राइट। प्राइस वगैरह पैकेजिंग वगैरह वो गार्डन में भी करते हैं। ओके। इसीलिए आपको ये ओरिजिनल वाला मिलेगा। ओके ये स्ट्रॉन्गनेस बहुत होता है इसमें। ओके। मतलब कम डालने से ही आपका स्ट्रॉन्गनेस आएगा। ओके। अभी जो टाटा टी जो मिलती है हाँ सर। 1 kg की, हाँ। सपोज मान लीजिए उसको 200 रुपये में मिलता रहेगा, हाँ सर। तो ये जो प्योर चाय आपके पास जो मिल रही है हाँ। उसका 1 kg का क्या प्राइस हो सकता है? हमारे सर यहाँ पर आपका 400 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ सर। ओके मिल्क टी। ओके। लेकिन सर कंपनी में वो उसका भाव ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वर्कर चार्ज, एडवर्टाइजमेंट वो तो अलग आ जाता वो है। तो लेकिन है। यहाँ पर मतलब आपको ओरिजिनल वाला मिलेगा, इसलिए हमारा ये दावा है सर। ओके ओके, राइट। आसाम का ही। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से ही ओरिजिनल आसाम की चाय खरीद लूँ। हाँ सर। तो बेस्ट ठीक है, खरीदने के बाद बता दो कि मैंने कौन सा ले लिया है। उसके बाद मतलब आप ये वाला लीजिएगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा। मतलब कम बेले में ही इतना मतलब अच्छा फ्लेवर है तो बेहतर वाला इसमें बराबर, आपकी बात बराबर। हाँ सर, बेहतर वाला में तो अच्छा ही होगा। ओके वही ओके। मिलेगा आपको। ठीक है, फिर मैं एक ले लेता हूँ हाँ सर। और वो एक ले लेता हूँ। हाँ सर। और सपोज मुंबई में मुझे यदि प्योर वाला चाहिए ऐसे क्वालिटी में, हाँ सर। उधर भी मिल सकता है क्या? नहीं? सर अभी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है मतलब ऑनलाइन वाला, लेकिन किसी किसी गार्डन ओके। क्या करते हैं मतलब ओके। ऑनलाइन मतलब खुद से ही वो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं। मैं आपको एक दो का नाम बता दूंगा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके ठीक है। ले ली भाई चाय फाइनली असम में आकर। इनके ऊपर मैंने भरोसा रखा है, अभी देखते हैं जब मैं घर जाऊंगा तो टेस्ट कैसे लगती है। और आपको बता दो कि अकेला असम पूरे इंडिया की टोटल टी प्रोडक्शन का लगभग 50-60% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ पर आके इस टी ऑक्शन सेंटर में आके बिड लगाती है। अरे इनसे एक बात पूछना भूल गया कि जो एक्सपेंसिव वाली टी होती है, पूछना पड़ेगा, जो कन्फ्यूजन था ना वो तो मेरा सॉल्व हो गया। जो मोस्ट एक्सपेंसिव बिड लगाते हैं ना वो होती है सिर्फ ब्लैक टी। वाइट टी में भी होता है लेकिन मैक्सिमम उसकी कॉस्ट आती है, रिटेल की बात कर रहा हूँ, 850। और ब्लैक टी में रिटेल प्राइस आती है सबसे हाईएस्ट प्राइस वाली, उसकी कीमत होती है 2000 प्लस। दोस्तों अभी मैं सिटी सेंटर से बहुत दूर आ चुका हूँ और यहाँ आने का कारण यह है कि यहाँ पर मुझे टी फैक्ट्री विजिट करनी है और वहाँ पर मुझे इनसाइड अलाउड करेंगे भी या नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। और यहाँ से और 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन जाते हुए भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो देखता हूँ कोई ट्रांसपोर्टेशन मिला तो ठीक, वरना फिर बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे और 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा। बेटर होगा कि कोई लिफ्ट मांगकर या फिर कोई शेयर गाड़ी। वैसे तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं आया हूँ एक छोटे विलेज में, आप देख सकते हो। जाते जाते टूयम खाकर जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत वॉक करना है। वहां से मुझे गाड़ी भी मिलेगी रिटर्न आते वो भी मुझे पता नहीं है। तो चलो एक ले ही, तब आते हो दूसरा देखेंगे। यहाँ से कोई भी गाड़ी जाता नहीं है टी गार्डन तक, तो साथ में खाने के लिए कुछ ले ही लेता हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के आई थिंक 3-3:30 बज चुके हैं और उसके चक्कर में मैं कुछ खा भी नहीं पाया। तो चलो ये लेके जाते हैं और खाते खाते पहुँचते उधर। इसी टी स्टेट में मैं विजिट करने के लिए आया हूँ और ये जो आप देख रहे हो ना, यही है चाय के पत्ते। थोड़ा खुशी तो हो रही है देखने के बाद। चलो और 3.5 किलोमीटर वॉक करना है। फास्ट वॉक करेंगे तो मैं गूगल मैप के टाइम से पहले भी पहुंच पाऊंगा। ओह माय गॉड, मेरे पास यदि अच्छा कैमरा होता ना तो अच्छे अच्छे फोटो निकाल लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी चीज़ मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं वीडियो में ठीक से बोल पा रहा हूँ। आपको पता ही है इतने वीडियोस यदि आप लोगों ने मेरे देखे हैं तो, क्योंकि वो बोलने का आदत होता नहीं है ना। चलो जाते। देखो एक व्हीकल गया उधर, में इतने लोगों से पूछा कि कोई व्हीकल जाता है क्या, नहीं।
सब लोग ने कहा कि नहीं जाता है। क्या यार ये लोग भी। भाई थैंकफुली कोई तो एक ट्रांसपोर्टेशन मिल गया मुझे, और जा रहा हूँ इन भाई लोग के साथ। वो लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे, फिर उधर से उधर देखा जाएगी। तो चलो पहुंच गए यार। अच्छा हुआ इन भाई लोगों ने मुझे लिफ्ट दे दी, नहीं तो फिर मैंने जो रास्ता देखा ना, मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो चलो करते हैं विजिट। दोस्तों बैड खबर ऐसी है कि यदि मुझे फैक्ट्री विजिट करनी है तो फिर मुझे 599 वाला पैकेज लेना पड़ेगा, और उसमें मुझे फैक्ट्री विजिट प्लस जो टी की हिस्ट्री है वो मुझे बताएंगे। जब मैं दार्जिलिंग में था ना तो मुझसे सिर्फ 100 रुपये ले रहे थे फैक्ट्री विजिट के लिए। आसाम भाई, आसाम तो उसके लिए फेमस है और ये सब चीज़ें कर रहा है। ये थोड़ा इसके चलते मैं बहुत थोड़ा सा निराश तो हो चुका हूँ। क्या करूँ यार। और जी जिधर मैं गया था ना अभी, वहाँ पर एक्चुअली एक रेस्टोरेंट भी है। मुझे लगा कि भाई उधर की चाय तो ट्राई करना तो बनता है, इतना दूर आया हो तो। लेकिन भाई चाय की कीमत है 300 रुपये। रेस्टोरेंट अच्छा था वो अलग बात है, लेकिन 300 रुपये चाय के लिए। देखो अभी इतनी दूर में आया था स्पेशली वो टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए, क्योंकि आसाम उसी के लिए जाना जाता है, टी कैपिटल्स ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली ना मैं वो दार्जिलिंग में देख पाया और ना ही मैं आसाम में देख पाया हूँ। अभी तो एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पर जाते फोटोज वगैरह लेते हैं। लेकिन फोटोज कौन लेगा भाई, यहाँ पर कोई है भी नहीं। मैं सिटी सेंटर से 3-4 बार ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चार्जेस होने के चलते मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये प्राइस कुछ भी ना हो, बट मेरे लिए फ़िलहाल तो ये बहुत हाई प्राइस है। उसमें भाई तू एटलीस्ट चाय तो दो। उस 599 पैकेज में आप चाय भी नहीं दे रहे हो। मुझे यदि चाय मिलने वाली थी ना, उसके लिए मुझे 1500 पे करना पड़ता, लेकिन उसमें और कुछ फैसिलिटीज आती है। लेकिन छोड़ो यार, ये बात मुझे पसंद नहीं है। हर तरफ बिजनेस ही करने के लिए देखते हैं सब लोग यार। दार्जिलिंग मुझे फिर बेस्ट लगा। दार्जिलिंग में मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं घूमने के लिए। मैंने हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोला भी रहूँगा दार्जिलिंग के बारे में, बट एक चीज़ के मामले में वो है कि दार्जिलिंग वैसा देखा जाए तो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है, बट उस मामले में उन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ ही मेरे से चार्ज कर रहे थे, चाहे वो ऑफ सीज़न हो या फिर सीज़न हो। बस भाई लोग मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना लाइफ में बहुत पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि हर चीज़ें आपको ना सस्ती लगने लगे। ये ऐसी चीज़ के लिए मैं इतना दूर आया और वो चीज़ मैं नहीं कर पाया हाई प्राइस के चलते। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना दूर आए और ये ना करें, तो इसलिए पैसा कमाओ भाई लोग, क्योंकि दुनिया भाई किसी के लिए सोचती नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, पैसा कमाओ और फिर करो जो करना है वो करो। यहाँ जाने का कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मंकीज़ है और मैं नहीं चाहता कि सब लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक करें। वैसे देखा जाए तो मंकीज़ ऐसा किसी के ऊपर अटैक डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन चलो आगे कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ऊपर जाने के लिए। एंड तक मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं जाऊँगा और एक फ़ोटो एटलीस्ट तो लूँगा ही लूँगा। कुछ इस तरीके के चाय के पत्ते होते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस कैसी होती है चाय बनाने तक मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। आप लोग तो समझदार है ही, तो गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना भाई साहब। मैं तो हूँ भाई कॉफ़ी लवर, मुझे कॉफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है चाय के बजाय। चलो इसमें से कोई ना कुछ तो पत्ते लेके जाते हैं साथ में। ये रहा भाई, इसका करूँगा भी क्या मैं। एटलीस्ट मैं साथ में मुंबई तक तो कैरी कर ही सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि और 15 दिन ये मेरे बैग में ठीक से रह पाएंगे या भी नहीं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। एक बात मैं आप लोगों से बताना भूल गया कि मैंने ऑलरेडी प्योर आसामी टी खरीद चुका हूँ। जहाँ पर मैं टी ऑक्शन सेंटर गया था वहां से। देखो मुझे जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना होता ना, मैं वहां पर बराबर करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैंने आज तक कभी भी टी का प्रोसेसिंग नहीं देखा है फैक्ट्री में, तो वहां पर 600 रुपये पे करना मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, और उसके चलते मैंने फिर वहाँ पे नहीं किया। इन फ्यूचर जब मैं आसाम आऊँगा तो डेफिनेटली मैं तो विजिट करूँगा ही। बट आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप किधर भी घूमने जाते हो तो देखो
पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। सनलाइट सीधा आंखों में गिर रही ना, उसके चलते मुझे गॉगल बार बार पहनना पड़ रहा है। एनीवेज दोस्तों, यदि आप लोगों को चाय का बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आसाम चले आना। और आसाम में हर तरीके की टी प्लांटेशन होती है, फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर उनसे बात करना, फिर वहाँ से उन लोगों से खरीदना, खुद की ब्रांडिंग करना और फिर सेल करना। लेकिन उसके पहले आप थोड़ी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल लो, क्या होती है, कैसे होती है। यदि किसी भी चीज़ को बेचना है ना, तो उसके बारे में आपको ऑल डिटेल्स या फिर फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वो प्रोडक्ट्स सामने वाले को बेच सकते हो। तो जो भी करना है, यदि चाय का बिजनेस करना चाहते हो फिर तो आसाम चले आना भाई लोग। मैं तो सोच रहा हूँ कि समझ जाओ मुझे आगे जो बोलना है। मुझे हल्के में मत लेना, अभी जो इन्फॉर्मेशन बताया उसके बारे में। सच में बिजनेस करो भाई लोग। यदि बिजनेस करोगे तो आप लोग अपने लाइफ में फ्रीडम पा सकते हो। और आप लोगों को भी पता है कि इंडिया में कितने लोग हर सेकंड में चाय पीते हैं या हर मिनट में चाय पीते हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है चाय के बिजनेस के बारे में। आप लोग जो घरों में चाय पीते हो या फिर टपरियों पर या फिर रेस्टोरेंट में जो चाय पीते हो, वो कहाँ से आती है? जहां पर अभी मैं हूँ वहीं से, यानी कि आसाम से। तो यदि आपको टी का बिजनेस करना है तो फिर आसाम चले आइए। उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नॉलेजेबल पर्सन बनना, गूगल करना, यूट्यूब करना, जो करना है वो करना, लेकिन नॉलेज तो लो। यदि आपको वो देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती है टी की, वहाँ के ओनर से फिर बात करो, वो आपको सब क्लियर कर देंगे जो भी आपका डाउट है वो। फिर वो खरीद लेना, खुद का लेबल लगाना, फिर मार्केट में बेच देना। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज। यदि आप चाय पीते पीते यदि मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी वो चाय कहाँ से आ रही है? यहीं से तो आ रही है। ये रहे टी प्लांट्स। यहाँ के वर्कर लोगों ने ये टी प्लांट्स सेपरेट कर लिया है और अभी ये टी प्लांट्स आएंगे टी के फैक्ट्री में, फिर वहाँ पर प्रोसेस होगा, फिर आपके घरों तक चाय की जो होती है वो आप तक पहुँच जाती है। बट इसके लिए बहुत समय चला जाता है, ये सब चीज़ें आसान होती नहीं है, इसलिए टी और कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है। और यदि आप लोग चाय पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो तो ये भाई एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने के लिए, यानी कि टी बनती कैसी है फैक्ट्री में, ये देखने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मैं नहीं देख पाया। बट यदि आप चाय पी रहे हो तो भाई एंजॉय योर चाय। टी प्लांटेशन के लिए मेरा रास्ता इधर से था और अभी मैं यहाँ से फिर से वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। और फिर से मुझे एक भाई मिले, उनसे लिफ्ट लेके मैं जा रहा हूँ। लेकिन बीच में आते हैं छोटे छोटे गांव, एक ही गांव है मोस्टली, और उसके बाद आएगा मिलिट्री एरिया। तो मिलिट्री एरिया आने के बाद मैं वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है वैसे एरिया पर। तो जाते टाइम मैं कैसे जाता हूँ वो भी सब आपको चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होना ज़रूरी है। और एक बात, यदि आप लोग टी प्लांटेशन के लिए किधर भी जाने के लिए सोच रहे हो ना, तो सिर्फ जिधर मैं गया था वही एक जगह नहीं है, पूरे आसाम में है। लेकिन उसके पहले आप गूगल कर लेना। उन भाई ने जहाँ पर मैं गया था ना, एमचोंग टी स्टेट में, जहाँ पर मैंने 599 का पैकेज नहीं लिया, वो उधर ही काम करते हैं। फिर मैं उनके साथ ही चला आया, क्योंकि मैंने लिफ्ट मांगी तो उन्हें दे दिया। अभी यहाँ से मैं ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, वहाँ से फिर मैं चला जाऊँगा मेरे एरिया में। तो विलेज एरिया में कुछ इस तरीके का लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अभी तो मिलिट्री एरिया शुरू हो चुका है, तो रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी शाम के सिर्फ 6 बजे है और यहाँ पर ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो उस बात का ध्यान रखना, यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हो तो फिर यहाँ पर इवनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इवन 5:30 या फिर 6 बजे भी। आसाम में आने के बाद पहली बार मैं यहाँ पर
आसाम की ऑर्गेनिक टी पीने जा रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि वो होती कैसे है। इनका प्रिपरेशन बहुत अलग होता है। इसको डालेंगे इसमें, चाय पीने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब आपने जो देखा ना, ये है दार्जिलिंग टी। मैंने दार्जिलिंग की वीडियो में भी बोला था कि दार्जिलिंग की टी क्यों एक्सपेंसिव होती है। तो चलो अभी असम की चाय ट्राई करते हैं और देखते हैं इसकी टेस्ट आती कैसी है। चीयर्स गाइस। वन मोर सिप। ये फंस गया सीएम। आप लोग वीडियो को पॉज करके प्राइसेस भी पढ़ सकते हो और कौन से टीज अवेलेबल होते हैं असम में वो भी देख लेना। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो में एक दिन छोड़ के फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल दिन में बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, तो उसके चलते बाहर जाना मेरा उतना पॉसिबल बना नहीं। और देन मुझे एक रेस्ट चाहिए था क्योंकि बॉडी थोड़ी थक गई थी। उसके चलते मैं फिर कल बाहर की तरफ घूमने ही नहीं गया। एनीवेज अभी आज मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम। तो चलो जाते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर देखेंगे। एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा रिवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है। स्टेडियम के लिए डायरेक्ट बसेस नहीं जाती है, फिर आपके लिए ऑप्शंस बचते हैं। ऑनलाइन बुकिंग जैसे रैपिडो इनड्राइव हो गया, नहीं तो फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन पकड़ना, उसके लिए फिर आपको 1 या 2 बार चेंज करना पड़ता है। वो चौराहे तक, चौराहा है ना उधर, चौक उधर तक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑटो, यहाँ से जाऊंगा, थोड़ा वॉक करूंगा, फिर फेल लूंगा बस। अभी मैं आया हूँ ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करने से पहले बात करता हूँ गुवाहाटी के स्टेडियम के बारे में। मैं उस स्टेडियम पर इसलिए गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम है। यही कारण था कि अभी मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रिप पर आया हूँ तो वो स्टेडियम ना देखूं। तो उनके गार्ड को मैंने पहले रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सिर्फ फोटो अलाउ करने के लिए मुझे परमिशन दी। वीडियो बनाने गया तो फिर मुझे बोला कि अलाउड नहीं, ऐसा वैसा। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। उनको बोला कि मैं एटलीस्ट 5 मिनट तो दो बोलने के लिए, वो भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। फिर मैं उधर से निकला, फिर आया यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी थी, इतनी हॉकिंग थी, इतना धूल मिट्टी उधर उड़ रही थी ना, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मुझे ना सीरियसली वहां पर ना रिकॉर्ड करना चाहिए था, फिर आपको दिखा देता कि वो स्टेडियम के चारों बाजू में कितनी गंदगी थी। उस स्टेडियम का नाम है बरसापरा क्रिकेट स्टेडियम। यदि मैं फिर से सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसको आसाम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी बोला जाता है और वो लोकेटेड है गुवाहाटी में। और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2004 में और वो स्टेडियम ओपन हो गया 2017 में। ऑलमोस्ट 13 साल के बाद वो स्टेडियम चालू हो गया। ओह माय गॉड। और उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो है सिर्फ 40,000। उस स्टेडियम पर पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 2017 में और वो T20 मैच था। और गुवाहाटी की हो या फिर असम की कोई भी IPL टीम नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का ये सेकेंडरी होम है। और आई थिंक मुझे लगता है कि IPL का फर्स्ट मैच 2023 में पहला मैच खेला गया था उस स्टेडियम पर। आप ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन और इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये रिवर दुनिया की सबसे पावरफुल और वाइल्डेस्ट रिवर्स में से एक है। और ये नदी की स्पेशलिटी ये है कि ये नदी तिब्बत
इंडिया और बांग्लादेश इन 3 रीजन से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ट्रांस बाउंड्री रिवर भी कहा जाता है। ये रिवर तिब्बत से जब निकलती है तो इसका नाम होता है यारलंग सांगपो रिवर। फिर ये नदी हिमालय के बीच से होकर गुजरती है और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश इंडिया में। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम होता है सियांग रिवर। फिर इसके बाद ये आती है आसाम में और फिर ये रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का मीनिंग होता है ब्रह्म यानी कि हिंदू क्रिएटर गॉड और पुत्र का मतलब होता है सन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सन ऑफ ब्रह्मा, इसलिए इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्यों मेघालय को बोला जाता है वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? क्यों सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है और मेघालय में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेसेस है? तो इसका कारण ये है कि